गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। वंदे मातरम। तो कल हमने लेक्चर में स्टडी की थी। हमारा कल का लेक्चर था लेक्चर नंबर 2 और हमने उसमें देखा था प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। और आज हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे सॉलिड का क्लासिफिकेशन किस बेस पे, किस क्राइटेरिया पे हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्री, ज्यामिति के आधार पर क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ जियोमेट्री, या इसको ज्यामिति के आधार पर, या फिर इसको एक टाइप से और लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि अवयव कणों की व्यवस्था के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर। कैसे इस चीज को समझते हैं कि कैसे क्लासिफाइड किया गया सॉलिड को। तो देखो कि जब हम देखते हैं एक तरफ हम लेते हैं कांच और दूसरी तरफ लेते हैं हीरा, जब हम दोनों को देखते हैं तो हमें पता है दोनों क्या है, सॉलिड है। इसका मतलब कांच तथा हीरा दोनों क्या है, दोनों ठोस है। क्लियर? कांच और हीरा ठोस है, परंतु जब हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी पे देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कांच और हीरा एक दूसरे से भिन्न है और ये भिन्नता उसमें अवयव कणों की व्यवस्था के आधार पर है। जब मैं बात करूं हीरे की, तो हीरे में प्रत्येक अवयव कण एक निश्चित, एक फिक्स, एक रेगुलर अरेंजमेंट में स्थित होगा। जबकि जब मैं कांच की बात करूंगा तो कांच में कोई फिक्स ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होगी। इसका मतलब अवयव कण एक में तो फिक्स अरेंजमेंट में, एक रेगुलर अरेंजमेंट में, और दूसरे में क्या है कि दूसरे में, जिसमें कांच में क्या है, जो मॉलिक्यूल, जो अवयव कण है, अणु, परमाणु, आयन, वो कैसे है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है। इसीलिए इन अवयव कणों की व्यवस्था के आधार पर सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, इनके बेस है। ऐसे ही आप एग्जांपल लो, एक सिंपल सा एग्जांपल हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। डेली लाइफ में क्या देखते हैं कि आप देखते हो कि ये एक चौक है और एक मार्बल है। दोनों के अवयव कण कौन है? सेम है। कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों किससे बने? कैल्शियम कार्बोनेट। मैं चौक को तो आसानी से तोड़ सकता हूं, परंतु मार्बल को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। जब दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर भी ये तो आसानी से टूट गई और वो आसानी से नहीं टूटी। इसका कारण क्या है कि उस मार्बल में प्रत्येक अवयव कण, कैल्शियम कार्बोनेट के अवयव कण एक फिक्स, एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते और एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्रिस्टलीय संरचना, या इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। दूसरी तरफ के इस चौक की बात करूंगा तो चौक में ये कैल्शियम कार्बोनेट के अणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, एक कोई फिक्स अरेंजमेंट में व्यवस्थित नहीं होते। तो इसलिए इसका नाम, ये किस टाइप के ठोस है? एमोर्फस ठोस। इसलिए ये क्या है? इतने कठोर नहीं है। एमोर्फस शब्द का अर्थ ही क्या है? आकृति विहीन। एमोर्फस एक शब्द है जिसका अर्थ क्या? आकृति विहीन, जिसकी कोई आकृति नहीं हो। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही बोलते हैं और एमोर्फस सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड ही बोलते हैं। इसका एक एक्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। क्लियर? अब इन दोनों को पढ़ेंगे और ये एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक्रिस्टलाइन या एमोर्फस सॉलिड क्या है। इसका एक पार्ट है ना, एन आइसोट्रोपिज्म, और आइसोट्रोपिज्म क्या है, इसको पढ़ेंगे। क्लियर? तो दोनों को पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो आओ पहले स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्लियर? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ेंगे कि इस प्रकार
प्रकार के ठोसों में अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? अणु, परमाणु या आयन। एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। यानी कि इस प्रकार के ठोस में क्या है कि अणु, परमाणु और आयन एक फिक्स ऑर्डर में, एक फिक्स ऑर्डर और एक फिक्स रेंज में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? तो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। अब इसकी बात करें एमोर्फस को, तो इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। कैसे? इसकी कोई निश्चित व्यवस्था कैसे नहीं होती? तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां ऊपर ही लिख रहा हूं इसके। क्लियर? इसको रफ करके यहां पे ऊपर समझा रहा हूं पॉइंट, इसके नेक्स्ट पॉइंट कैसे नहीं होती है तो देखते हैं। सेकंड पॉइंट, जब मैं बात करूं किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो स्ट्रक्चर से बता रहा हूं कि कैसे, कि माना एक ये गोला है, इस गोले का सेंटर है, इस सेंटर को मैंने डॉट से प्रदर्शित किया, तो मैं जो डॉट लिख रहा हूं इसका मतलब ये गोले का सेंटर लिख रहा हूं, है ना। ये गोला, ये क्या है, डॉट लिख रहा हूं, ये बड़ा सा डॉट लिख रहा हूं, ये बड़ा गोला कर रहा हूं, ये क्या है, एक ठोस का क्या है, सेंटर है, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ ऐसा होगा कि मानो कि ये एक गोला है, इसके पास एक दूसरे कलर का, शायद आपको व्हाइट ही दिख रहा होगा, एक दूसरे टाइप का गोला, ऐसे इसको ब्लर कर देता हूं, तीसरे टाइप का ये गोला, इसके पास में वापस इस टाइप का गोला, वापस इस टाइप का गोला, ऐसे। फिर इसके नीचे वापस, ये मानो एराइन है तो इसके नीचे कौन आएगा, केटाइन, इसके नीचे वापस कौन आएगा, केटाइन, इसके नीचे वापस कौन आएगा, केटाइन। ऐसे मैं अरेंज कर रहा हूं। सॉरी, ये वाइट है, ऐसे ही इसके नीचे व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये कलर चेंज है चौक के, आपको शायद एक ही कलर दिखाई दे रहे होंगे। ऐसी कुछ फिक्स व्यवस्था में अरेंज होंगे। दूसरी टाइप एमोर्फस सॉलिड की बात करूं तो कुछ ऐसा होगा कि ये एक कुछ इस टाइप की व्यवस्था होगी कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी अवयव कणों का कोई
पैटर्न है, जबकि इसमें क्या है, एक निश्चित पैटर्न है कि ये एनाइन के बाद केटाइन, एनाइन के बाद केटाइन, एनाइन के बाद केटाइन, एनाइन के बाद केटाइन, एनाइन के बाद केटाइन के बाद सॉरी ये एनाइन है तो ये केटाइन होगा, केटाइन के बाद एनाइन, केटाइन के बाद एनाइन, ऐसे क्या होगा, एक फिक्स ऑर्डर होगा, जबकि इसमें कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। यानी इसमें क्या है, अवयव कण कोई निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं रहता है, जबकि इसमें क्या होती है, अवयव कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है। इसका मतलब ये निश्चित व्यवस्था कैसी होती है, लंबी दूरी तक होती है। इसका मतलब क्रिस्टलाइन ठोस कैसे होते हैं, दीर्घ पराशरी होते हैं। कैसे होते हैं, दीर्घ पराशी, दीर्घ पराशी होते हैं, दीर्घ पराशी होते हैं। अर्थात अवयव अवयव कणों की यह नियमित व्यवस्था लंबी दूरी तक रफ कर रहा हूं, ये व्यवस्था लंबी दूरी तक होती है। जबकि क्या होती है, इसमें ये कैसे होते हैं, लघु पराशी होते हैं। कैसे होते हैं, लघु पराशी होते हैं। अर्थात इस लाइन को समझना, अर्थात ये नियमित व्यवस्था है। मान लो कि ये है, ये यहां पे पाया गया तो ये यहां पे वापस आ गया, तो ये वापस यहाँ नहीं रिपीट हुआ, यानी थोड़ी दूरी तक ये क्या हो गई, सेम व्यवस्था होगी। बाकी अर्थात इसको समझा इस लाइन को कि अर्थात इसको एनिमेशन से भी समझाऊंगा आपको। अर्थात इस इस अव्यवस्थित क्रिस्टल में कुछ अनिश्चित जगह पर थोड़े थोड़े नियमित व्यवस्था पाई जाती है। इस लाइन को समझना। अब देखो आपकी स्क्रीन पे यहाँ एक एनिमेशन चलेगी, इस एनिमेशन में देखो कि आपको कांच का एक एनिमेशन दिखाया गया है। इसमें देखो कि इस क्या है, अनिश्चित व्यवस्था में कुछ आपको ऐसे डॉट दिखाई दे रहे हैं जो क्या है, कुछ टाइम बाद वापस रिपीट हो रहे हैं, है ना, कुछ टाइम बाद वापस रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब इस अनियमित अवस्था में कुछ जगह देखो कि ये वापस क्या होती है, कुछ जगह नियमित व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कुछ जगह ये क्या अवयव कण वापस रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये कैसे हो गई, लघु पराशरी हो गई। यानी इसमें क्या होगा कि इस प्रकार में अव्यवस्थित क्रिस्टल में कुछ अनिश्चित जगहों पर क्या होगी, थोड़ी थोड़ी नियमित व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए ये क्या है, लघु पराशरी। क्लियर। उसके बाद बात करें, अब इस क्रिस्टल की बात करें, इस प्रकार के ठोसों का एक प्रभाग दूसरे प्रभाग को पुनरावृत्त करेगा। दूसरे प्रभाग की पुनरावृत्ति करेगा। कैसे, इस चीज को देखेंगे। देखो मैंने इस पोर्शन को ले लिया, मैंने इस दो डॉट को ले लेता हूं, मैंने इस पोर्शन को ले लिया। क्लियर। अब इसका ये पुनरावृत्ति कौन कर रहा है, ये वाला पोर्शन कर रहा है। क्लियर। इसकी पुनरावृत्ति कौन करेगा, ये वाला पोर्शन करेगा।
इस टाइप से क्या चलेगा कि एक लंबी दूरी तक चलेगा, यानी इस प्रकार के ठोसों का ए प्रभाव क्या करेगा, एक पोर्शन दूसरे पोर्शन का रिपीट करेगा। कैसे? पीरियोडिकली। कैसे करेगा कि आवर्तित आवर्तिता के रूप में, आवर्तिता के रूप में, पीरियोडिकली। ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल में होता है ना, वैसे पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपीट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इस प्रकार के ठोसों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, यानी कि इस प्रकार में क्या होती है, ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है, ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। क्लियर? इस प्रकार के ठोसों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। क्यों के लिए? ये देखो, इसको ले लूं तो यहाँ ऐसा रिपीट करा, पर यहाँ पे ऐसा रिपीट नहीं हो रहा, तो ये ऐसे क्या है, एक प्रभाग के जैसे दूसरा प्रभाग नहीं है, दूसरे के जैसे ये तीसरा प्रभाग नहीं होगा, तो यानी कोई पीरियोडिसिटी नहीं पाई जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाएगी। क्लियर? उसके बाद देखते हैं इसका इंपोर्टेंट, इसका देखते हैं गलनांक। अब देखो गलनांक, इनके क्रिस्टलाइन ठोस के इनके गलनांक उच्च व तीक्ष्ण होते हैं। क्या कारण है कि इनके गलनांक उच्च व तीक्ष्ण होते हैं? देखो, इनके गलनांक उच्च और तीक्ष्ण क्यों होते हैं, और यानी कि एक नियत होते हैं। कैसे होते हैं इनके गलनांक उच्च और तीक्ष्ण, और कैसे होते हैं, नियत होते हैं। इस चीज को समझना, नियत कैसे होंगे। देखो, जैसे इस प्रकार का सॉलिड लेंगे तो ये तब तक, इस सॉलिड का तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तब तक ये पूरा गलना चाहिए, यानी कि एक निश्चित तापमान पर इस प्रकार का सॉलिड कंप्लीटली क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। यानी कि जैसे कि किसी क्रिस्टल का मान लो कि टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यानी कि ये क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पूरा गल जाएगा। ये जब तक पूरा नहीं गलेगा तब तक इसका, इस जो सॉलिड है इसका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यानी कि इसका क्या होगा कि इनके गलनांक उच्च होंगे, तीक्ष्ण होंगे, और कैसे होंगे, नियत होंगे। जैसे मैं मान लू, क्यों होते हैं इसके नियत, क्यों होते हैं? देखो, ये केटाइन, ये एनाइन, ये केटाइन, ये एनाइन, इस टाइप की व्यवस्था है, ये वापस इस टाइप की व्यवस्था है। तो देखो कि इसमें सभी के सभी मॉलिक्यूल कैसे, अवयवी कण कैसे, एक ही जैसे, इनकी व्यवस्था, जिन अवयव कणों की व्यवस्था कैसी है, एक ही जैसी है। यानी कि अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गलेगा तो ये भी कितने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलेगा। इधर नीचे वाला आएगा तो भी कितना आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। इधर वाला आएगा तो ये भी कितना आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि ये पूरे के पूरे ज्योमेट्रिकल, ये पूरे के पूरे अवयव कण कैसे, ज्योमेट्रिकल कैसे, एक ही रेंज में एक ही टाइप से व्यवस्थित है। जबकि इधर जाए, इधर क्या होगा कि इधर ये अवयव कणों की व्यवस्था कोई निश्चित नहीं है, कुछ ऐसी टाइप की, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, तो ऐसी व्यवस्था है। तो इसका मतलब मान लो कि ये वाला पोर्शन अगर गलेगा कितने, 100 पे, तो मान लो कि ये वाला गलेगा कितने पे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब क्या होता है, इनके गलनांक कैसे नहीं होते, इनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते। तो यानी ये क्या होता है, इनके गलनांक की एक परास होती है। तापमान बढ़ने के साथ साथ पिघलते जाते हैं, पिघलकर, तापमान बढ़ने के साथ साथ पिघलकर गलने लगते हैं। तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, पिघलकर गलने लगते हैं। तो कैसे देखते हैं, आपने प्लास्टिक देखा होगा, तो हम प्लास्टिक को जब क्या करते हैं, जब जलाते हैं तो पहले क्या होता है, वो नरम होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, पूरा का पूरा पिघलने लगता है। क्लियर? पूरा पिघलने लगता है और अंत में क्या हो जाता है, गल जाता है। क्लियर? पूरा मेल्ट हो जाता है। क्लियर? अब इसका कारण समझ आ गया, क्योंकि लिए इनके क्या होता है, इनके तापमान का
परास होता है। परास कैसे, मतलब इसका लिखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड या 150 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, यानी कि इस तापमान पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गला मिल जाएगा या पूरा पूरा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो यानी 100 डिग्री से स्टार्ट हुआ पिघलना और 100-150 तक क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिजोल्व, पिघल जाएगा। यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ने के साथ साथ ये पिघल जाएगा। जबकि इसके तापमान कैसे होता है, इसका कैसे होता है, नियत होते हैं और तीक्ष्ण होते हैं। यानी एक नियत ताप पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट गलनांक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका एक पॉइंट। अब ये इस प्रकार के सॉलिड कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। इस प्रकार के सॉलिड कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, यानी क्रिस्टल या ठोस, ठोस वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं, यानी इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, रियल सॉलिड। और आगे डिटेल में हम पूरा का पूरा किसको पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ेंगे। ये एमोर्फस को यहीं छोड़ देंगे। क्लियर। अब इसकी बात करें, इन्हें क्या बोलेंगे, सूडो सॉलिड, या इसे क्या बोलते हैं, आभासी ठोस, या इन्हें बोलते हैं अति शीतलित, द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड। क्यों बोलते हैं इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड, क्या है, कैसे? तो आप देखते हो, आप जब पुराने घरों की या पुराने इमारतों की जो दरवाजे हैं उन पे लगा कांच देखते हो, तो आप देखते हो कि कांच ऊपर से पतला और नीचे से क्या होता है, चौड़ा होता है। इस प्रोसेस में क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है। यानी घरों की खिड़कियों में जो कांच लगा होता है वो कैसे होता है, जो काफी पुराने घर है उनमें देखते हो कि जो खिड़कियों के ऊपर का कांच है वो कैसे होगा, पतला होगा, और नीचे का कांच कैसा होगा, मोटा होगा। ऐसा क्यों होता है तो वो सॉलिड। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो सॉलिड होता है वो क्या है, सुपर कोल्ड लिक्विड हो, इसकी सांद्रता बहुत कम है, और टाइम के साथ ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये धीरे धीरे नीचे की तरह प्रवाहित होता जाता है, और एक काफी टाइम बाद ये नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। इसलिए ये वो कौन से टाइप का, एमोर्फस टाइप का सॉलिड है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं इसका विदलन, इसके बाद देखते हैं इसका विदलन, क्लीवेज देखेंगे। जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटूंगा, किसी तेज धारदार चाकू से काटूंगा तो मैं देखूंगा कि इनकी जो सतह कैसी होगी, इनकी सतह कैसी होगी, स्मूथ होगी, चिकनी होगी। कैसी होगी, चिकनी होगी, और कैसी होगी, सीधी होगी। यानी इनकी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ सरफेस। इनकी सतह कैसी होगी, स्मूथ, और इनकी कैसी होगी, रफ। इनकी कैसी होगी, रफ सरफेस होगी। यानी जब मैं चाकू से काटूंगा किसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो इनकी सरफेस तो कैसी होगी, स्मूथ होगी, और इनकी कैसी होगी, इनकी सरफेस होगी रफ सरफेस होगी। क्लियर। अब सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं, तो ये इसके बीच में अंतर देखें। फिर एक अंतर और आता है, एक अंतर को ऐसा कौन सा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसको आगे भी पढ़ेंगे। एक अंतर कौन सा आएगा, तो देखते हैं उस अंतर को। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टल या ठोस होते हैं, एक अंतर आएगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो कैसे होगा, विषमदेशिक ठोस, विषमदेशिक देशिक होते हैं, और एमोर्फस ठोस, समदेशिक देशिक होते हैं। देखो, इन विषम देशिक को एन आइसोट्रोपिज्म बोलते हैं, या एन आइसोट्रोपिक बोलते हैं, या एन आइसोट्रोपिक भी बोलते हैं।
क्या होता है, अब आप मिस्टेक मत करना कि एमोर्फस फर्स्ट में भी ए है और एन आइसोट्रोपिक में ए को इधर मत लाना कि एमोर्फोट्रोपस है जो क्या है एन आइसोट्रोपिक में, ऐसा मिस्टेक मत कर देना। ये अलग है, ये इसका जस्ट अपोजिट है। और ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, सम बेसिक यानी आइसोट्रोपिज्म या आइसोट्रोपिक होते हैं। क्या होता है एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक, इसको पढ़ते हैं। तो ये हुए थे इनके अंतर। अब हम पढ़ेंगे आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक, और इनसे क्वेश्चन भी पूछे गए। तो आते हैं, लिखते हैं वापस एन आइसोट्रोपिज्म क्या होते हैं। क्लियर? तो एन आइसोट्रोपिज्म और आइसोट्रोपिज्म में अंतर देखेंगे। देखते हैं एन आइसोट्रोपिज्म। एन आइसोट्रोपिक सॉलिड जो एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कौन होते हैं भाई साहब? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कौन होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? ऐसे देखते हैं एन आइसोट्रोपिज्म क्या होता है। विषमदेशिकता क्या होती है, इसे बोलते हैं विषमदेशिक ठोस। क्या होता है कि किसी एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्राप्त होते हैं। फिर यानी कि एक ही क्रिस्टल में अलग अलग डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो कि हो सकता है वो तनन सामर्थ्य, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, उष्म चालकता, प्रतिरोधकता। क्या होगा कि एक क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्राप्त होते हैं। कैसे? मानो कि ये क्रिस्टल है कोई, ये क्रिस्टल सॉलिड है। अब मैं जा रहा हूं, एक बार डायरेक्शन जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं ए से बी की तरफ, मैं तनन सामर्थ्य देख रहा हूं, ए से बी की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे ये पैटर्न मिला कि क्या मिला, मुझे मिला कि एक कैटाइन, ये मान लो कैटाइन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन सा नेगेटिव, ये वापस कौन सा हो गया पॉजिटिव। ये मिला ए से बी गया, तब ये व्यवस्था मिली। ठीक है, अवयव कणों की। जब मैं जा रहा हूं किसके साइड, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे सी से डी की तरफ, तो मुझे क्या मिला कि सारे के सारे क्या मिले, कि सारे के सारे मुझे मिले नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर? और जब मैं जा रहा हूं किसकी तरफ, जब मैं जा रहा हूं यह ये वाली व्यवस्था ई से एफ की तरफ, तो मुझे क्या मिल रहा है कि मुझे मिल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और वापस कौन मिल रहा है पॉजिटिव, ये वाली व्यवस्था मिल रही है। क्लियर? अब इस टाइप में ये और ये व्यवस्था तो सेम मिले, पर इसमें दूरी क्या है, अधिक है, और इसमें क्या है, दूरी कम है। तो इस प्रकार के ठोसों को क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक ठोस। यानी कि किसी एक ही क्रिस्टल में क्या होते हैं, समान भौतिक गुण, है ना, एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्राप्त होते हैं। इस टाइप के ठोस को क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक ठोस बोलते हैं। देखो इधर देखो कि एक एनिमेशन में आपको दिखा रहे हैं कि जब मैं जा रहा हूं ए से बी की तरफ,
तो अवयव कण कौन से प्राप्त हो रहे हैं कि सारे के सारे ब्लू लाइन प्राप्त हो रहे हैं, है ना। सारे के सारे अवयव कण किस अरेंजमेंट में, ब्लू में। जब मैं जा रहा हूं सी से डी की तरफ तो मुझे अल्टरनेट में क्या प्राप्त हो रहा है, ब्लू और रेड। और जब मैं जा रहा हूं ई से एफ की तरफ तो भी मुझे कौन से प्राप्त हो रहे हैं, ब्लू और रेड, वो भी अल्टरनेट क्रम में, परंतु इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस कम है। क्लियर। तो ये टाइप के हो गए एनआइसोट्रोपिज्म सॉलिड। अब आते हैं आइसोट्रोपिज्म सॉलिड। अब कौन से आइसोट्रोपिज्म सॉलिड, आइसोट्रोपिक सॉलिड क्या होता है, जब एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में समान भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, यानी समान भौतिक गुण प्राप्त होते हैं। तो इस टाइप के ठोस को क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिज्म सॉलिड। क्लियर। इसके कारण क्या होता है कि क्योंकि इसमें अवयव कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, तो यानी कोई से भी दिशा में जाओ, चाहे कोई सी भी दिशा में जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, इनके भौतिक गुणों में अंतर क्या होगा, बहुत कम होगा। इसलिए इस टाइप को क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिज्म सॉलिड, समदैशिक ठोस। क्लियर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल कौन सा होगा, डायमंड, हीरा, सोडियम आयोडाइड, जिंक सल्फेट, क्लियर, क्वार्ट्ज, ये आदि किसके एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्लास्टिक या एमोर्फस सॉलिड के प्लास्टिक, रबर, है ना, कांच, ये सब किसके, इसके एग्जांपल है। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में, जिनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस में से क्वेश्चन आते हैं और आइसोट्रोपिज्म सॉलिड और एनाइसोट्रोपिज्म में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज का, और कल हम पढ़ेंगे वापस क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ेंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया।